लास्ट क्लास में हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था और टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल रहे थे। और हमने ये देखा था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन स्टार्ट करने के लिए रेस्ट से ट्रांसलेटरी मोशन स्टार्ट करना है तो मुझे फोर्स रिक्वायर्ड था। सिमिलरली कोई भी चीज को रोटेटरी मोशन स्टार्ट करने के लिए हमें टॉर्क रिक्वायर्ड है। और टॉर्क हमने देखा था, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो टॉर्क क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन हमने देखा था राइट हैंड थंब रूल, आर वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखेंगे, एफ वेक्टर की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, थंब जो होगा वो टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था इस पे। नेक्स्ट एक छोटा सा लिख लो, कपल फोर्स। कपल फोर्स हमने डिस्कस किया था क्या? ओके, तो टू फोर्स of same magnitude and opposite in direction बिल्कुल opposite होना चाहिए, opposite in direction, acting on two different points of a body are called coupled force. For example, जैसे ये एक डिस्क है, इस पे लेट से मैं एक फोर्स ये लगाया F, एक फोर्स यहाँ लगाया F, दोनों बिल्कुल अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड लेट से ये न्यूटन और ये भी न्यूटन है, तो इन दोनों फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कपल फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखो, जब कपल फोर्स हो रहा है, मतलब कपल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? नो प्रेशर ना, रोटेशन कंटिन्यू हो रहा है। नेट फोर्स क्या होगा? एक फोर्स आगे 10, एक फोर्स पीछे 10, नेट फोर्स 0। तो कपल फोर्स जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। कपल फोर्स विल नॉट कॉज ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करा सकता है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। बट रोटेटरी मोशन का बात करो, टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेट्स से सेंटर के अबाउट टॉर्क है या नहीं है? सर ऐसे करो आर क्रॉस एफ, तो ये इनटू द प्लेन आ रहा है। आर कितना ले लिए? आर आर कुछ तो आर क्रॉस एफ इनटू द प्लेन, और इसका मैग्नीट्यूड होगा 20 प्लस नेक्स्ट वाले के लिए आर क्रॉस एफ करो, आर इधर, तो आर क्रॉस एफ ये भी इनटू द प्लेन, तो दोनों को डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं, दैट इज 40 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट कैन कॉज रोटेटरी, so it can cause rotatory motion. Done.
आवाज सुन रही। चलिए फर्स्ट स्लाइड है, यही है मेरा पहला स्लाइड, लास्ट स्लाइड कुछ है ही नहीं। ओके नेक्स्ट हेडिंग दो, इक्विलिब्रियम। हम लोग एनएलएम में इक्विलिब्रियम का बात किए थे, तो हम लोग क्या बोल रहे थे? एट इक्विलिब्रियम क्या क्या होना चाहिए? अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है, हम लोग क्या होना चाहिए? F net 0. Vector sum of all एफ the नेट जीरो forces होता is है, zero. तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हाँ फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हमारा था एफ नेट वेक्टर्स ऑफ ऑल द फोर्स जीरो। सिमिलरली फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम का बात कर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, ओके एक मिनट प्रतीक्षा, अभी क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? कट ओके और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लोग का टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये एक रस्सी हैंगिंग है, और ये दूसरा रस्सी हैंगिंग है, ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस है L/4, ये डिस्टेंस है L/2, इसका मास है m, इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2। हमें T1 और T2 बताना है कितना होगा। अब टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हो इक्विलिब्रियम के लिए। हाँ ओमकार, ओके तो आप क्या क्या क्वेश्चन है मेरे पास? दो प्रतीक्षा, बाकी सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। तो बीच बीच में कटती है। ओके
प्रतीक्षा अभी आवाज आ रही है या अभी भी नहीं आ रही है? सर अभी आ रही है, थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी। ओके, अनक्लियर है। अभी आ रही है, ओके ठीक है। ठीक है सर। सर क्या अभी क्या कट रही है। एक तो क्या होगा कि जस्ट हाँ, अभी आवाज सर अभी भी कट रही है। नहीं सर अभी भी कट रही है। कट रही है। ओके वेट अ मिनट। अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो दो फोर्स है। अगर हम लोग फोर्स बैलेंस करें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा? T1 प्लस T2 टू mg। ये तो बहुत कर रखा है। पहला इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? तो टॉर्क क्या है ना, टॉर्क एक बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो होना है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं। इसके अबाउट भी। हाँ, सेंटर के अबाउट करेंगे ना? जरूरी नहीं है। तुम इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर लो। हाँ सेम है, कोई भी पॉइंट उसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो। आसान किसके अबाउट पड़ेगा? सर, आसान तो सेंटर पे पड़ेगा। एम आई ऑडिबल? आस्था, मुझे होस्ट चेंज कर देना। हाँ ठीक है। अब अभी देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था। हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहे थे। तो लेट से मैं इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट के अबाउट। तो क्या क्या लिखेंगे बताना? ये लेंथ L/2 है। ये लेंथ कितना होगा? 3L/4। 3L/4। तो उस पॉइंट के वो टॉर्क लिखेंगे तो क्या है? इस टेंशन, ये वाला टेंशन मैंने T1 माना था, ये T2 माना। तो T1 का टेंशन क्या होगा अगर मैं के अबाउट T1 को सर आपकी पर आवाज नहीं आ रही है। आवाज हो गया। अरे
ठीक है, हाँ तो T1 का देखो आर वेक्टर 0 हो गया ना T1 के कारण। तो mg के कारण देखो, तो mg के कारण l/2 क्रॉस mg इनटू द प्लेन आ रहा है, l/2 इंटू mg ये इनटू द प्लेन है। और t कारण T2 इंटू 3l/4 ये किधर है? ओके यार, नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आ रही है आवाज? यस तो हमने लिखा था mg इंटू l/2, ये टॉर्क इंटू द प्लेन था, और T2 इंटू 3l/4 ये आउट ऑफ द प्लेन था, और इन दोनों टॉर्क का सम क्या होना चाहिए? 0। तो हमारे पास आ जाएगा mg इंटू l/2 इज इक्वल्स टू 3l/4 इंटू T2। तो यहाँ से l कैंसिल, और T2 इज इक्वल्स टू 2mg/3। और T2 जैसे ही 2mg/3 आया, T1 प्लस T2 क्या था? mg। T1 आ गया mg/3। T1 इसलिए नहीं कंसीडर किया ना प्रतीक्षा, क्योंकि देखो यहाँ पर फोर्स क्या क्या था, यहाँ पर था T1, यहाँ पर था T2, और यहाँ था mg। अब मैंने इस पॉइंट के अबाउट लिखा था टॉर्क, हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, मैं तुमको दूसरे पॉइंट के अबाउट भी लिख के दिखाऊंगा। इस पॉइंट के अबाउट मैंने लिखा था, तो देखो टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f। r क्या था? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी के लिए यही मान लिया है। तो r वेक्टर क्या हो गया प्रतीक्षा? 0 हो गया क्या? तो हमारे पास ये बन गया T2 जैसे ही आया, और ये इक्वेशन था T1 प्लस T2 इक्वल टू mg। तो यहाँ से T1 मिल गया। अब कोई भी पॉइंट लो, लेट्स से सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, why we took mg, क्योंकि mg लग रहा होगा ना, मतलब जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सबको पहले मुझे देखना है, और सारे फोर्स के कारण टॉर्क, नेट टॉर्क शुड बी 0। जितना भी फोर्स है सबके कारण टॉर्क लिखो, वो 0 होना चाहिए। सर आप फिर से ये स्लाइड पूरी समझा सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी ये स्लाइड स्टार्ट की तभी। ओके ठीक है, मैं तुमको एक काम कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, वो तुम समझना। सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन ऐसा था, यहाँ पर एक टेंशन, यहाँ पर mg, ये डिस्टेंस था l/4, और ये डिस्टेंस था l/2। इसमें टेंशन एज्यूम किया T1, इसमें टेंशन एज्यूम किया T2। इस बार क्या करते हैं, लेट से मैं इस पॉइंट पे बैठ जाता हूँ, इसके अबाउट टॉर्क लिखता हूँ। तो इसके अबाउट अगर हम लोग टॉर्क लिखेंगे तो mg टॉर्क क्या होगा? mg के कारण टॉर्क 0। एक इक्वेशन हमारे पास है T1 प्लस T2 इक्वल टू mg, फोर्स बैलेंस। T1 प्लस T2 इक्वल टू mg, और इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखो। तो T1 का जो टॉर्क होगा वो किधर किधर आएगा? R क्रॉस F, T1 इंटू l/2, ये इंटू द प्लेन आ रहा है क्या? ठीक है, और T2 का देखो, T2 इंटू l/4, ये किधर आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन।
और इन दोनों टॉर्क का समेशन क्या होना चाहिए? 0। तो लेट्स से मैं इनटू द प्लेन को माइनस मानूं, तो T1 L/2 प्लस T2 L/4 इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज T1/2 इक्वल टू T2/4 और T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। तो ये दूसरा इक्वेशन बना और ये पहला इक्वेशन है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, सॉल्व फॉर T1 एंड T2। ठीक है खुशी? यस सर हाँ इससे हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के बिना भी कर सकते हैं ना? लाइक हाँ अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं रहा। हाँ, जैसे पिछले वाले केस में हमने किया कि हमने एक T1 पे ही बैठ गए थे, तो डायरेक्ट मुझे T2 मिल गया, और फिर हाँ तुम सर। T2 वाले पॉइंट पे बैठ जाओ तो तुमको डायरेक्ट T1 मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, वो भी कर सकते हो। डन। अभी क्वेश्चन ट्राई करो, एक और क्वेश्चन सेम टाइप का। ये एक रॉड है, इसका मास है कैपिटल M, इसको यहां से और यहां से मैंने हिंच किया, इसको ऐसे लटका दिया मैंने, मास M, लेंथ L। इसमें सेंटर से, जस्ट अ मिनट, इस पे यहां से एक आदमी खड़ा कर दिया ऑफ मास स्मॉल M, और सेंटर से ये डिस्टेंस है L/4। तो बताना है इन दोनों धागा में टेंशन कितना होगा, T1 T2 दोनों का वैल्यू बताना है। आंसर आएगा तो बताना। कुछ ऐसा सीन है क्या फोर्स का? नॉर्मल जो होगा वो स्मॉल mg के बराबर होगा। कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखे हैं तो हम लोग का आसान पड़ जाएगा। सेंटर, ओके। और कोई? T2, चलो हम लोग T1 के अबाउट लिख सर चुके हैं। जहाँ पे वो मैंने लाइक वहां पे भी कोई भी वहां से पॉइंट आसान लिखो। पड़ेगा ना, क्योंकि मैं उसका वेट जो है वो निकल जाएगा। उसका वेट तो मुझे पता उसके है वेट ना का mg। टॉर्क, उसका टॉर्क मतलब उसके वेट के कारण जो टॉर्क है वो निकल जाएगा, तो थोड़ा सॉल्विंग के लिए आसान होगा।
नहीं उसका उसका मास तो मुझे पता है ना, वो टर्म हमें नोन है। तुम अगर डायरेक्टली T1 या T2 के क्रॉस लिखोगे, T1 या T2, तो डायरेक्टली वो T2 एलिमिनेट हो जाएगा, T1 हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखो, ज्यादा मेहनत तो है नहीं। ये डिस्टेंस कितना होगा? L/4, L/2, और ये L। देखो पहला वाला जो मैं इनटू द प्लेन को निगेटिव मान रहा हूँ, इनटू द प्लेन तो मैं निगेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला mg इंटू L/4, ये किधर आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन। मैं T2 वाले पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, तो mg इंटू L/4 ये आउट ऑफ द प्लेन। फिर कैपिटल mg इंटू L/2 ये भी आउट ऑफ द प्लेन है, और T1 इंटू L ये इंटू द प्लेन है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली T1 मिल गया। जरूरी नहीं है कि हम लोग यही तरीका लगाएं। अब इस पॉइंट के अबाउट भी लिखो, इस पॉइंट के अबाउट भी लिखो, किसी भी अकाउंट लिखो, तुमको एक्सप्रेशन सेम बनेगा, फाइनल आंसर सेम आएगा। तो तुम लोग का ये डाउट होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो हमारा काम आसान होगा। तो जनरली जिस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स पास कर रहे हो ना, जैसे अगर मान लो पहला कंडीशन तो होगा ऐसा कि जिस पॉइंट के अबाउट मुझे फोर्स अननोन है, जैसे कि हिंज, कहीं पे मैंने हिंज कर दिया, तो उस पॉइंट के बाद मुझे फोर्स अननोन रहता है। तो पहला है कि अगर फोर्स अननोन है तो मैं उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा, ताकि उस फोर्स का जो टॉर्क हो वो 0 हो जाए, पहला कंडीशन। अगर ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा पॉइंट लेंगे जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं जहां से, और उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख देंगे। और अगर ऐसा भी नहीं है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन और करो इक्विलिब्रियम पे। ये वॉल, ये ग्राउंड है, ये वॉल है। वॉल स्मूथ है, ग्राउंड रफ है, विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो अगर हम लोग इसको एक ऐसा रॉड ऐसे रखें तो क्या होगा? ये स्टेबल हो सकता है क्या, या नहीं हो पाएगा कभी? नो। ये थोड़ी देर मतलब डिपेंड करता है कि क्या स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ऐसा हम लोग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, जैसे मैं एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा करके देखो तो ये हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये एंगल जो है उसको हम लोग कम करते जाएंगे तो एक ऐसा एंगल आएगा जहां पर ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तुमको बताना है कौन से एंगल पर ये स्लिप करने लगेगा। मतलब फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द मिनिमम, ओके अद्वैत जस्ट अ मिनट, वैल्यू ऑफ थीटा for which the rod will stay in equilibrium, will be stable। नहीं, सॉल्व करो यार, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कुछ दिया नहीं है। नहीं स्मिथ, यहाँ पर एक रॉड है, उस रॉड को स्लिप नहीं करना चाहिए। तो एफबीडी बनाओ, फिर उसका इक्वेशंस लिखो क्या क्या आ रहा है।
रॉड पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? मास m, लेंथ l। हाँ, रॉड पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक mg और खुशी इस पॉइंट पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा? ब्लैक वाले डॉट पे। हॉरिजॉन्टली आउट, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं। येलो डॉट पे ऊपर लगा होगा क्या? और फिर किधर? फ्रिक्शन 6 आगे, पता नहीं। अभी आ रही है आवाज? यहाँ पे भी नहीं आ रही है? सर आ गया। ओके, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर हमने लिखा N2, ये वाला फोर्स था N1, यहाँ पर एक लग रहा होगा mg। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे या पीछे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग? सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? रीजन के साथ। सर एन मतलब उसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी आगे की तरफ है तो वो पीछे की तरफ गया। हाँ, या वो बोल सकते हो, या फिर N1 को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स पीछे होना चाहिए। अच्छा, ये कितना लगेगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो म्यू एन लगेगा या फिर म्यू एन से कम लगेगा? यूएन लग अच्छा। म्यू एन, जो नहीं सर, क्वेश्चन में क्या स्लिप था हो कि रहा है कि नहीं? स्लिप अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि मिनिमम थीटा बताना है, मतलब उस टाइम पे जस्ट स्लिप स्लिपिंग स्टार्ट। टेंडेंसी है। हाँ, तो फ्रिक्शन म्यू एन लगेगा। अब कैसे स्टार्ट करें? कौन से पॉइंट के बाद टॉर्क लिखे इस बार? आसान किस पॉइंट के बाद पड़ेगा? सर N1 के बाद। N2 वाले जो पॉइंट है बेस। एन N2 वाले पॉइंट के बाद। क्यों? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स वहां से पास कर रहा है, तो दो फोर्स का टॉर्क एक साथ मेरा जीरो हो गया। N2 का भी टॉर्क जीरो हो गया और म्यू टाइम्स ऑफ N2 वाले का भी टॉर्क जीरो हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो तो क्या आएगा? N1 शुड बी इक्वल टू म्यू N2। वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करें तो हमारे पास क्या बनेगा? N2 शुड बी इक्वल टू mg। लेट्स से दिस पॉइंट इज O, तो टॉर्क बैलेंस अबाउट O क्या इक्वेशन बनेगा? टॉर्क बैलेंस अबाउट O, mg के कारण टॉर्क क्या होगा?
सर mg cos थीटा l/2। mg cos थीटा इंटू l/2, क्योंकि r वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, f वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। तो mg इंटू l/2 इंटू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। और ये इसका डायरेक्शन किधर है? इनटू द प्लेन, तो मैं लेट से नेगेटिव मान ले रहा हूँ इनटू द प्लेन को। n2 का टॉर्क किधर आएगा? सर n1 का। हाँ n1 का, सॉरी, हाँ n1 का टॉर्क किधर आएगा? आउट ऑफ द प्लेन। हाँ और सर, मैग्नीट्यूड क्या आएगा? n1 n1 sin थीटा। n1 sin थीटा इंटू l, इट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, कितने लोग को ये इक्वेशन नहीं समझ में आया? हैंड रेज करना। ओके खुशी। और तो एक हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं यहाँ पे। पहला तो तरीका है कि हम लोग आर वेक्टर आइडेंटिफाई करो, जैसे mg के कारण हम लोग लिख रहे हैं ना खुशी, तो mg का टॉर्क दिखना है, तो सबसे पहले आर वेक्टर आइडेंटिफाई करो। दिस इज आर वेक्टर, दिस इज फोर्स वेक्टर। तो आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये वाला। हाँ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ और ये वाला 90 प्लस थीटा। ठीक है। टॉर्क क्या होगा? मॉड आर इंटू मॉड एफ इंटू साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है खुशी। ओके, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। समझा सर। ठीक है। ये तरीका हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब बहुत मेहनत है यार। अपन क्या करते हैं, सीधा ये है ना, ध्यान से समझना, बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। ये mg वाला जो फोर्स है ना, इसको एक्सटेंड करो। अब यहां से जो पॉइंट है जिससे अबाउट टॉर्क लिख रहे हो, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो mg वाले फोर्स को, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डालो। अब ये लेंथ देखो क्या आएगा, ये ब्लू वाला लेंथ, ये लेंथ है l/2, तो ब्लू वाला लेंथ l/2 cos थीटा होगा क्या? यस सर। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा अपने पास, ये लेंथ हो गया l/2 cos थीटा, तो फोर्स इज r, ये r मानो, इंटू एफ, और दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, तो l/2 cos थीटा इंटू mg डायरेक्टली हो गया। सिमिलरली n1 इधर लग रहा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये लेंथ हो गया l sin थीटा, तो l sin थीटा इंटू n1 हो गया डायरेक्टली। तो इस तरीके से अपना टॉर्क लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। फाइन। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में हम लोग टॉर्क लिखे थे कि नहीं? फोर्स वेक्टर इज दिस, आर वेक्टर इज दिस, तो टॉर्क क्या होगा? वो हुआ था? आई डोंट थिंक सो। ले क्वेश्चन कर लो कि, या फिर इसको पहले कंप्लीट करो। यहाँ पर हमारे पास आ गया ये दो इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कैसे करें? n1 को हम लोग लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ n2, और n2 mg है, तो n1 को लिख सकते हैं हम लोग म्यू mg। तो यहाँ पर पुट करो लास्ट वाले इक्वेशन में, माइनस mg l/2 cos थीटा इज इक्वल टू n1 l sin थीटा, ये माइनस हट गया, और n1 को पुट कर दो म्यू mg, n1 को पुट कर दो म्यू mg, तो mg mg कैंसिल, ll कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, और दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 म्यू। Done?
अब एक इस फॉर्म में क्वेश्चन कर लो। Yes. Okay. कि जैसे मान लो मुझे आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर इज 3i माइनस 4j प्लस 2k, और फोर्स लग रहा है 5i प्लस 8j माइनस 10k। फाइंड द टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स। फाइंड द टॉर्क। ध्यान देना, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। हार्दिक पॉसिबल ही नहीं है यार, वेक्टर ने तुमने स्केलर वैल्यू दे दिया। आई जे के में आंसर आएगा। ओके, एक आंसर आया 15i माइनस 32j माइनस 20k। सही। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। सिंबल्स है आई जे के। जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते थे नॉर्मल, 3 माइनस 4 2 5 8 माइनस 10। एक आंसर आया 24i प्लस 40j प्लस 4k। ओके, देखते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा। आई 40 माइनस 16 दैट इज 24 माइनस j माइनस 30 माइनस 10 प्लस k 24 प्लस 20 44। तो ये आ गया 24i, सही है पार्थ, प्लस 40j प्लस 44k। ये हो गया मेरा टॉर्क। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जेई लेक्चर में 2-3 क्लास इसी पे रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जैसे टॉर्क था, टॉर्क इज क्या है, रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास। जो काम मास कर रहा था ट्रांसलेटरी मोशन में, वो काम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। अब देखो रोटेशन में होता क्या है एक्चुअली। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है कोई भी रैंडम शेप का, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किसी भी एक पॉइंट पर सोचो, तो ये पॉइंट का मोशन कैसा होगा। अगर इस एक्सिस के ऊपर हम लोग इसको रोटेट करा रहे हैं, तो ये पॉइंट कैसा घूम रहा होगा, मतलब कैसा मोशन होगा उसका। सर्कल। सर्किल। ओके खुशी, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है। तो ये कोई भी पॉइंट के बारे में सोचो, तो वो ये पॉइंट ऐसा घूम रहा होगा, उसके बाद वाले पॉइंट की बात करो तो वो ऐसा घूम रहा होगा,
उसके बाद वाले का बात करो तो ऐसा घूम रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? Yes, सारे sir. पॉइंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूम रहे होंगे विद देयर सेंटर लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मान लो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो मैं इस पार्टिकल का बात करूं, लेट्स से मैं इस रेड वाले का बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से r डिस्टेंस पे है, तो इस पार्टिकल का स्पीड क्या रहा होगा, किस स्पीड से घूम रहा होगा ये? Omega. r ओमेगा, ओमेगा r। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी, जब हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन का बात कर रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है, अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल है तो हाफ एम आई, ith पार्टिकल का मास इंटू वी आई स्क्वायर और उसका समेशन, सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिख दिया और उसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो भी पार्टिकल है अलग अलग, मान लो यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है, यहाँ तीसरा पार्टिकल है, तो सबके लिए क्या है, आर चेंज है और वेलोसिटी आर ओमेगा ही होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखें तो ये क्या बनेगा, हाफ एम तो सेम है, वेलोसिटी की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर आई ओमेगा। ऐसा होगा क्या? Yes, sir. क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है. ओमेगा कांस्टेंट है, आर आई और ओमेगा को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। तो ये बन गया समेशन ऑफ हाफ एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म बन रहा है ओमेगा स्क्वायर को तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, समेशन के बाहर निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ हाफ एम आई आर, हाफ को भी बाहर निकाल सकते हैं बट हाफ को भी रहने दिए अंदर फॉर सम रीजन, या फिर हाफ को भी निकाल दो, हाफ को भी बाहर ही निकाल दो, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ना, इसको हमने डिफाइन किया है आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हमने ऐसा डिफाइन किया है, इस टर्म को आई डिफाइन कर दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर दैट इज आई, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। आर आई कहाँ से लेंगे, आर आई हम लोग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से डिस्टेंस लेंगे, वहां से पोजीशन वेक्टर लेंगे पार्टिकल का। फॉर एग्जांपल ये नोट हो गया सर एक हाँ सर। हो गया ओके। नेक्स्ट देखो ऐसा क्वेश्चन, जैसे मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सर एक मिनट। हाँ हो गया ठीक है। अब मान लो मैं इसको, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है अभी, एक्स वाला, एक पार्टिकल है यहाँ पर 2 kg और कोऑर्डिनेट है 3,4, एक पार्टिकल है यहाँ 3 kg,
कोऑर्डिनेट है 2, -2 और एक पॉइंट है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ये है 6 kg और कोऑर्डिनेट है -2, 3। फाइंड ix मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, अगर हम लोग x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो। सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, अगर y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो। और थर्ड, iz। नहीं, iz 0 नहीं होगा, 0.15। चलो एक मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद जैसे ix कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले पार्टिकल का देखो, ये कितने दूर पे है, वो डिस्टेंस कितना है, येलो वाला 4। तो ये होगा m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस वाले का बात करो, ये कितने डिस्टेंस पे है 3, ठीक। तो 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस ये वाले का बात करो तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो गया ix। सिमिलरली iy iz फाइंड करो। अभिजीत, हाँ अभिजीत बताओ क्या होगा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, हम लोग केजी मीटर स्क्वायर ही बोलते हैं, उसका कोई टर्म डिफाइन नहीं किया गया। हाँ आई वाई क्या आएगा 54। तो आई वाई के लिए देखो, तो ये वाले के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस ये वाले के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस इस वाले के लिए डिस्टेंस हो जाएगा -2 मतलब 2, तो प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर। सिंपल सा है। आईजेड बताओ कैसे निकालेंगे, जेड एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस क्या क्या होगा। सर उसका वेक्टर सम होगा ये सब। वेक्टर सम होगा। हाँ तो जेड एक्सिस के अबाउट ये डिस्टेंस होगा कहाँ पर, और क्योंकि वो जेड एक्सिस को सिंपल है। हाँ सिंपल सा, मुझे ओरिजिन से यहाँ से ज्वाइन करो, ये डिस्टेंस हो गया 5, ये डिस्टेंस हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 2√2, 2√2 और ये डिस्टेंस हो गया 9 प्लस 4 13, तो ये हो गया 6 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 8। हार्दिक, एक्स के लॉन्ग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ना, जैसे एक्स से देखा, तो ये डिस्टेंस बताओ क्या है। तुमको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, तो बताओ ये डिस्टेंस क्या है। वाई कोऑर्डिनेट है 4, तो क्या ये 4 डिस्टेंस है। तो मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना होगा कितने डिस्टेंस पे है। ओके हार्दिक।
ठीक है। अब एक्चुअली में अपने पास वो टाइम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ चीज तुम लोग को याद करने के लिए दे रहा हूँ। उसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो वो याद कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, तो ज्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए समझना पूरा चीज। तो जैसे कुछ फिगर्स है, रिंग। रिंग में मास कहाँ पर होता है? बस उसके इस पे, यहाँ पर बस मास होता है। हम लोग ये ड्राइव भी कर देंगे अगर जरूरत पड़ा तो इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। डिस्क का ये हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस रिंग और डिस्क एक्चुअली अपने एनसीईआरटी के सिलेबस के बियॉन्ड है इसका प्रूफ, बट स्टिल कभी अगर टाइम मिला तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे। डिस्क का mr²/2 होता है। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर को तुम देखो तो क्या ये तुमको डिस्क जैसा दिखेगा, रिंग जैसा दिखेगा इस एक्सिस के अबाउट? क्या ये तुमको रिंग जैसा दिखेगा यहाँ से देखोगे तो? हाँ। तो इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो क्या तुमको डिस्क जैसा दिखेगा? हाँ सर। हाँ तो सर, इसका डिस्क डिस्क वाला ही होगा mr²/2। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर ये एक्सिस के अबाउट इसका होता है 2/3 mr², 2/3। और सॉलिड स्फीयर उसी एक्सिस के अबाउट आई इज 2/5 mr²। मुझे सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता था, सॉलिड और हॉलो। तो मैंने ऐसा याद किया था, सॉलिड में 5 अल्फाबेट है तो 5 आएगा। रुदन बताता हूँ यार ग्रुप पे, मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्टिव रहेगा पेपर। सर पार्ट टेस्ट का सिलेबस। पार्ट टेस्ट का सिलेबस दिनेश सर ने बोला है कि अगर 7th को पार्ट टेस्ट हुआ, 6th को पार्ट टेस्ट हुआ तो 31st तक जो पढ़ाया गया है वो, और अगर 6th के बाद 13th को पार्ट टेस्ट हुआ तो 6th तक जो पढ़ाया गया है वो, क्योंकि चांसेस है कि पार्ट टेस्ट पोस्टपोन हो। सर पोस्टपोन क्यों? आई थिंक सिलेबस को लेके थोड़ा ज्यादा सिलेबस करने के लिए। एक दो चीज और लिख लो, ये नोट हो गया। ये थिन रिंग है, बहुत पतला सा है, उसमें वो थिकनेस नहीं है। एक रॉड का लिख लो, रॉड, ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। इतना याद कर लेना। देखो जो मैं ऐसे ये बनाऊं ना, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मैं इसके अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, ये सेंटर से पास कर रहा है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12। अगर कोई और एक्सिस होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर जाएगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे हम लोग को फाइंड करना है। दो थ्योरम पढ़ना है कि कैसे कैसे चेंज करता है। सर एक बार पिछले स्लाइड पे जाना। हाँ। सिमिलरली इसमें जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ही कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट?
ओके, तो हम लोग लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।